2010 से आप बच्चों को पढ़ा रहे थे, 2021 में सरकारी नौकरी शुरुआत की, फिर अचानक वापस शिक्षा की ओर। मेरी ऑडियंस को ये लगे कि आप जिस ज्ञान को हमें दे रहे हैं आप खुद भी वो करने में सक्षम हैं। बस इस काम को करने निकल पड़ा था, लोगों को करके दिखा दिया। आप उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग सरकारी आदमी को तो बहुत बड़ा मान रहे हैं, प्राइवेट को बोले क्या है इसको? अगर सब सरकारी हो गए ना तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारी सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था और अमेरिका की अर्थव्यवस्था कितना अंतर देख पा रहे हैं? हम इंडियंस इस बात में बहुत महारथी हैं कि जब आपको कॉन्फिडेंस चाहिए हो तो अपने से नीचे वालों को देख लो, और जब प्रेरणा चाहिए हो तो अपने से ऊपर वालों को देख लो। चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, वो यूरोप से शिफ्ट हुए, बाइडेन थे, वो यूरोप से शिफ्ट हुए। इवन जो आज अपने आप को नेटिव अमेरिकन्स कहते हैं वो असल में अमेरिकन्स नहीं थे, वो यूरोपियंस ही थे। शिक्षा का स्तर कैसे देख पा रहे हैं? एजुकेशन में सबकी भेड़ चाल है कि अच्छे लोगों के बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, पैसे वाले के बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, तो हम अपने बच्चे प्राइवेट में क्यों ना पढ़ाएं? इस महाकुंभ को कैसे देख रहे हैं? 40 करोड़ लोग बार बार बोले जा रहे हैं कि 40 करोड़ ने डुबकी लगाई, तो 40 लोग मर गए ना, इसकी जिम्मेदारी भी सर आपकी है। सनातन है क्या? आप मानते हैं कि आत्मा मुझ में भी है, आप में भी है, चिड़िया में भी है, चींटी में भी है, ये सनातन है। महाकुंभ में IITian बाबा बड़े फेमस हुए क्योंकि IIT के बहुत से बच्चे आध्यात्म में बहुत गहराई तक रुचि रखते हैं। दोस्तों, कुछ लोग जिंदगी में सेफ गेम खेलना जानते हैं, बल्कि कुछ लोग रिस्क लेकर इतिहास बनाना जानते हैं। ऐसे हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने सालाना का 5 करोड़ का पैकेज ठुकराया, सरकारी नौकरी अपनाई और फिर क्या, खाकी वर्दी को सलाम ठोक यूट्यूब की दुनिया में चल पड़े और आज लाखों करोड़ों लोग उनके प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। आज हमारे साथ खुद बातचीत के लिए अंकित अवस्थी मौजूद हैं, जो शिक्षा के एक अलग जगाने के लिए एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुरेंद्र जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। बताएं। शिक्षक कहे या फिर शिक्षक या अधिकारी कहे, क्योंकि 2 साल आपने सेवा भी दी है। मुझे आप एक राष्ट्रवादी देशभक्त कहें, और हालांकि ये कहने की आवश्यकता कहीं होनी नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह का वर्तमान परिदृश्य है वहाँ पर ये बताना भी कि मैं हाँ राष्ट्र प्रथम रखता हूँ, ये भी मुझे लगता है आजकल अत्यंत आवश्यक हो गया है। लेकिन हाँ, मैं राष्ट्रवादी होने के साथ साथ, चूँकि हम लोग अंकित इंस्पायर इंडिया के नाम से ही अपना चैनल चलाते हैं, इसका मतलब है कि लोगों के अंदर ये प्रेरणा देना कि भैया देश के साथ कुछ अच्छा भी हो रहा है, बस वो जानते जाओ हमारे माध्यम से, बस उसी मिशन के लिए आगे निकल पड़ाऊँ। अच्छा अंकित सर, 2010 से आप बच्चों को पढ़ा रहे थे, 2021 में सरकारी नौकरी शुरुआत की, फिर अचानक वापस शिक्षा की ओर। ये फैसले लेना एक झटके से कैसे, ये संभव लोग समझ नहीं पा रहे कि अंकित सर पहले पढ़ा रहे थे, फिर सरकारी नौकरी, फिर वापस पढ़ा रहे, यूट्यूब की दुनिया में आ गए, क्या ऐसे फैसले कैसे ले पा रहे हैं? यार, इसमें ना एक चीज़ कॉमन है कि 2010 में भी पढ़ा रहा था और आज भी पढ़ा ही रहा हूँ। बीच का एक दौर ऐसा आया था जब अपने वैलिडेशन के लिए, ताकि मेरी ऑडियंस को ये लगे कि आप जिस ज्ञान को हमें दे रहे हैं आप खुद भी वो करने में सक्षम हैं, बस इस काम को करने निकल पड़ा था, लोगों को करके दिखा दिया। हालांकि मैं बार बार यही कहूँगा कि शिक्षक होने का अर्थ ये नहीं है कि आप खुद अग्नि परीक्षा से निकलें, यानी कि सचिन के गुरु ने भी सचिन की तरह नंबर हासिल किए हों, आवश्यक नहीं है। लेकिन मैंने प्रयास किया, क्योंकि मेरे अंदर का छात्र जिंदा था, वो प्रयास सक्सेसफुल हुआ और मैं सरकारी नौकरी में चला गया। लेकिन आज भी मैं बहुत सारे शिक्षकों का इसलिए सम्मान करता हूँ, भले ही उनके खुद के एग्जाम्स ना निकले हों, लेकिन उन्होंने बहुत सक्सेसफुल लोग निकाले हैं, क्योंकि शिक्षक अपने पर्टिकुलर कंटेंट का मास्टर होता है, छात्र को सब पढ़ के जाना होता है। तो छात्र की सफलता और शिक्षक की सफलता 2 अलग अलग रेफरेंसेस में होती है। तो सभी शिक्षकों का सम्मान करते हुए मैं भी उसी ग्रुप में शामिल हो गया। अच्छा सर, आपके पढ़ाए हुए कई लोग IAS हैं, RS हैं, कई लोगों की नज़र में सरकारी आदमी बन जाना या सरकारी अधिकारी बन जाना अव्वल दर्जे का माना जाता है। आपने वो पा भी लिया है और आपने वो अधिकारी मतलब इस्तीफा देकर वापस यूट्यूब की दुनिया में आ गए। क्या लोगों को नजरिया बदला आपके प्रति? अभी तक तो मैं ऐसे लोगों से साथ नहीं मिला हूं और मैं मिलना भी नहीं चाहता हूं जो मेरे को लेके नज़रिए बदल लें, क्योंकि मेरी थोड़ी ज़िंदगी बहुत ही मोनोटोनस टाइप से रहती है। मेरा स्टूडियो भला और मेरे लोग भले, मेरे प्रशंसक और मेरे चाहने वाले मेरे साथ रहते हैं, तो मुझे ऐसा तो अवसर नहीं मिला। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मैं उन लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो इस बात से ये प्रेरणा ना ले लें कि अंकित अवस्थी ने छोड़ी है नौकरी तो हम नौकरी छोड़ दें। अच्छा, मेरे पास अवसर थे, मेरे पास वेल सेटल्ड एक पहचान थी, मैंने थोड़ा बहुत धन अर्जित करके गुजारे भत्ते लायक पैसा कमा लिया था, तो मैं इस रिस्क को ले पाया।
आप रोजगार छोड़ने का जो व्यवस्थित रोजगार है, इसके छोड़ने का रिस्क तभी लें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो इस पूरे लाइन से निकल कर आया वो यही है। बहुत से लोग आए मुझसे मिलने के लिए कि सर हम भी नौकरी छोड़ना चाहते हैं। मैंने कहा भाई मेरे पास ना एक थोड़ी छोटी सी पहचान है सोशल मीडिया पर, मेरे पास खुद के पढ़ाए हुए बहुत से लोग हैं जो काम के लिए मेरी मदद कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पीछे से प्लान बी नहीं है ना, एकदम ना कूद जाए। मेरे पास था तो मैं सक्सेसफुली ये काम कर पा रहा हूं, नंबर एक। और दूसरा, लोगों का नजरिया बदलने की बात, असल मायने में दुनिया हमें वैसे ही देखती है जैसे हम दुनिया को देखते हैं। मैं दुनिया को बड़ा सकारात्मक रूप से देखता हूं तो लोग मुझे सकारात्मक रूप से देखते हैं। मैं दुनिया को ये नजरिया देता हूं कि रोजगार भी अच्छा है, और अगर आप कुछ और अतिरिक्त कर सकते हैं उससे बेहतर कुछ कर सकते हैं। क्योंकि मेरी नौकरी छोड़ने की बड़ी प्रेरणा ये थी कि मैं एक ही काम लंबे समय तक नहीं कर सकता। अच्छा। तो मैं शिक्षण भले ही कर रहा हूं लेकिन सब्जेक्ट बदलता चला हूं। पहले साइंस पढ़ा रहा था, इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, फिर इनऑर्गेनिक पढ़ाने उतरा, फिर नेट जेआरएफ को पढ़ाने उतरा, फिर यूपीएससी को पढ़ाने उतरा, फिर सब्जेक्ट्स में करंट अफेयर्स पढ़ाने उतरा। रिसेंटली मैं स्टॉक मार्केट पढ़ा रहा हूं। तो मैंने सब्जेक्ट बदल के अपने टेस्ट को बदलने का जो काम था ना वो जारी रखा है। लेकिन बहुत से लोग इस वाले फील के नहीं होते। वो चाहते हैं कि मेरी 9 to 5 नौकरी चले, मैं उसमें खुश रहूं। मुझे हर दिन कुछ नया पढ़ने की आदत है, तो बस पढ़ के पढ़ाना मुझे पसंद आता है तो मैं वो पढ़ाने निकल जाता हूँ। लोगों को मेरी अभिव्यक्ति थोड़ी बहुत पसंद आती है तो वो उसको उस अंदाज में सुन लेते हैं। अच्छा सर, इसी में एक सवाल और जोड़ेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे समाज के पर जो लोग सरकारी नौकरी लग जाते हैं वो अव्वल दर्जे के, वो बहुत बड़े बन जाते हैं। जिनकी प्राइवेट नौकरी है उनको लोग बहुत छोटा मानते हैं, चाहे शादी ब्याह की बात हो या फिर चाहे समाज के अंदर हो। आप उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग सरकारी आदमी को तो बहुत बड़ा मान रहे हैं, प्राइवेट को बोले क्या है, इसको हल्के में समझते हैं? उन समाज के लोगों को, उन लोगों को क्या क्या कुछ कहना चाहिए? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि अगर सब सरकारी हो गए ना तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारी सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। आप अगर सरकारी होते तो मेरा इंटरव्यू नहीं ले पा रहे होते। आप अगर सरकारी होते या फिर कोई XYZ व्यक्ति सरकारी हो रहा होता तो देश में बहुत सारी सुविधाएं विकसित नहीं होती। मैं कई बार उदाहरण में बोलता हूं कि ये जो माइक बना है ना, ये किसी सरकारी कंपनी ने नहीं बनाया है। आज जो आपने कपड़े पहने हुए हैं, मैंने जो चश्मा लगाया हुआ है, जो मैंने घड़ी पहनी हुई है, मेरा जो घर बनाया हुआ है, ये सरकार ने नहीं बनाया है, ये प्राइवेट लोगों ने बनाया है। तो जब तक आप उनके काम की वैल्यू नहीं करेंगे आप बेहतर सर्विसेज नहीं पा सकेंगे। सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है कि हर किसी व्यक्ति को वो रोजगार दे सके। तो जिन्होंने अन्य रास्ते रोजगार के निकाल लिए हैं, समाज उनका भी सम्मान करे। हाँ, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि सरकारी नौकरी पाना एक टफ टास्क है तो चलो इस पैरामीटर को थोड़ा चेंज कर देते हैं। और चेंज इस तरह से कि सरकारी नौकरी एक व्यक्ति कर रहा है और प्राइवेट नौकरी जो कर रहा है या प्राइवेट जो धंधा कर रहा है, अगर उस धंधे के साथ वो 10 लोगों को और रोजगार दे रहा है, ये एक क्राइटेरिया रखते हैं, समाज को एक रेफरेंस दे देते हैं कि किस आदमी की मतलब एक्सेप्टेंस ज़्यादा दें, क्योंकि समाज में ये प्रायोरिटाइजेशन तो चलता ही है। तो ऐसे आदमी को भी आप प्रायोरिटाइज करिए, उसका भी सम्मान करिए जिसने 10 लोगों के घर में दाल रोटी का इंतजाम किया हुआ है। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आपकी खासी बेबाकी अंदाज में देखा जाता है, चाहे सरकार की बात हो या अंतर्राष्ट्रीय लेवल की। अच्छा, एक सवाल ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था और अमेरिका की अर्थव्यवस्था, आपके कई वीडियो जो ट्रेंडिंग में रहते हैं, कितना अंतर देख पा रहे हैं? क्योंकि लोग कंपेयर अमेरिका से करते हैं और जब कुछ होता है तो पड़ोसी राज्यों से करते हैं। आपका क्या विषय रहेगा इस पर? देखो, इंसानी मानसिकता है कि जब आपको कॉन्फिडेंस चाहिए हो तो अपने से नीचे वालों को देख लो, और जब प्रेरणा चाहिए हो तो अपने से ऊपर वालों को देख लो। हम इंडियंस इस बात में बहुत महारथी हैं। हम लोगों ने अपने से ऊपर वालों के लिए तय कर रखा है कि हम अमेरिका और चाइना को देख करके मोटिवेशन लेंगे कि हमारा भी अपना कुछ होना चाहिए, और जब हमको लग रहा है मस्ती लेनी है कि खुश होना है तो चलो 2 गाली पाकिस्तान को दे करके आज का अपना भोजन पूरा करेंगे। ये तो हुआ लाइटर नोट। अब जहां शुरुआत की आपने अमेरिका और भारत की, तो मैं उसमें केवल एक ही लाइन ऐड करना चाहूँगा। अमेरिका दुनिया की फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। दुनिया भर के जितने भी टैलेंटेड लोग हैं वो अवैध रूप से या वैध रूप से वहाँ माइग्रेट हो गए हैं। अच्छा। और वहाँ का जो माइग्रेशन है, और इस बात में मैं आपको तथ्य ऐड कर दूं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो वो यूरोप से शिफ्ट हुए, बाइडेन थे वो यूरोप से शिफ्ट हुए, इवन जो आज अपने आप को नेटिव अमेरिकन्स कहते हैं वो असल में अमेरिकन्स नहीं थे, वो यूरोपियंस ही थे जो वहाँ पर क्रॉस करके पहुँचे थे, भारत की तलाश में गए थे लेकिन पहुँच अमेरिका गए थे। तो अमेरिका तो बना ही अवैध प्रवासियों से था, लेकिन चूंकि जो व्यक्ति बाहर गया है, कहते हैं ना अपने देश में एक बहुत अच्छी कहावत है कि जो
घूमा है वही खाया है। अब इसको कहते हैं कि मतलब जो जितना घूमेगा वो उतना चलेगा। हाँ, जो मतलब चले, मतलब इस कहावत को आप ऐड कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जितना भी लोग बाहर निकल कर माइग्रेट किए हैं, उन्होंने डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो अर्जित किया ही है। अमेरिका एक अपने आप में इतना आइसोलेटेड आइलैंड टाइप का कंट्री हो गया, जिसके दो ही देशों के साथ बॉर्डर साझा होते हैं, दो तरफ समुंदर है, तो उनको एक बहुत बड़ा तो लैंडस्केप मिला, और दुनिया भर के जितने भी टैलेंट हैं उनको अपने लिए एक जगह मिल गई, जहां वो अपने नई आइडियाज़ को, जो अपने जो टेक्नोलॉजी में जो नवाचार करना चाहते हैं, उनको कर पा रहे हैं। तो जब दुनिया के लिए एक ऐसा स्पेस बनकर आ गया, तो निश्चित ही ये तय है कि उस जगह की ही तारीफ सबसे ज़्यादा होंगी जहां पर सबसे ज़्यादा लोग टैलेंटेड निवास करते हों। अमेरिका इस तरह से निकल कर आया। पर साहब, जनसंख्या के हिसाब से देखें तो भारत भी कोई कमी नहीं, क्योंकि 150 करोड़ है, वहाँ 40 करोड़ है। तो इसको आपको और इतिहास में लेकर चलता हूं। शुरुआत में भारत अमेरिका हुआ करता था, ऐसे समझें। आज जब टेक्नोलॉजी का युग आया तो सारे टेक्नोक्रेट्स जाके अमेरिका बस गए, लेकिन एक समय में टेक्नोलॉजी प्राथमिकता नहीं होती थी, भोजन प्राथमिकता होती थी, निवास प्राथमिकता होती थी, आप एनवायरनमेंट, क्लाइमेट प्राथमिकता होती थी। भारत ही सारे इन्वेडर्स क्यों आए, भारत की तरफ ही लोगों का माइग्रेशन क्यों हुआ? क्योंकि भारत का जो आप लैंड मास देखते हैं ना, जो लैंड एरिया देखते हैं, लेकर के आप हिमालय से और दक्षिण में मतलब समुंदर तक, तो नदियों का इतना अच्छा माहौल था कि उस नदी के एनवायरनमेंट के अंदर ही वो निवास करने आते थे, क्योंकि फर्टाइल लैंड थी। अनाज प्राथमिकता हुआ करती थी, अनाज प्राथमिकता है तो लोग आएंगे। तो एक समय जब प्राथमिकता अनाज थी तो लोग भारत आए, आज जब टेक्नोलॉजी प्राथमिकता है तो अमेरिका जा रहे हैं। हर क्षेत्र को इसी तरह का समय मिलता है। अच्छा अंकित जी, सर आप शिक्षाविद भी हैं, भारत का शिक्षा का स्तर कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि अगर शिक्षा की बात होगी तो कोचिंगों की बात होगी, पर कोचिंगों के साथ एक बड़ा टेक जुड़ गया है। आप भी उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब कोचिंग से, पर जो मैं वो टेक की बात कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ। क्या शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सकता? जो ये टेक जुड़ा है कोचिंगों को, क्या इन कोचिंगों को सरकारी उस फंडामेंटल लाकर लोगों को ऐसी शिक्षा दी जा सके? देखिए, भारत में अगर आज आप ये सोचते हैं कि मैं एक बढ़िया पोहे की दुकान लगा लूं, तो आपकी दुकान चलती देख करके 4 लोग आप ही के आइडिया से बगल के 4 पोहे की दुकान और खोल लेंगे, है ना? हमारे देश में हर चीज में कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा हैं, हर किसी को अपॉर्चुनिटी की तलाश है। आपका एक स्थापित तरीका लोग कॉपी करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी अधिकार है कि वो भी कुछ तो करें। अच्छा, ऐसे में भारत के अंदर जितने भी लोग हैं वो कंपटीशन में स्वतः ही आ जाते हैं। आपने शुरुआत की थी कि रोजगार के लिए लोग सरकारी नौकरी में जा रहे हैं, तो अगर सरकारी नौकरी अच्छी है तो उसको पाने के लिए लाखों करोड़ों लोग प्रयासरत हैं। तो लाखों करोड़ों लोग प्रयासरत हैं, तो उनके मन में एक भाव आता है कि मैं तेजी से आगे कैसे निकलूं, तो फिर मदद की आवश्यकता लगती है, और वही मदद जो है ना वो कोचिंग दे देती है एज ए रिप्लेसमेंट। सरकार कभी भी, रिप्लेसमेंट नहीं, सप्लीमेंट, सरकार कमी नहीं छोड़ रही है, ना कॉलेज में कमी छोड़ रही है, ना स्कूल में कमी छोड़ रही है, पढ़ाई तो वो पूरी दे रही है। लेकिन जो कंपटीशन में लोग हैं उन्हें ये लगता है कि मुझे जो दिया जा रहा है इससे ज़्यादा अगर करना है तो क्या करना होगा, तो इससे ज़्यादा करने के लिए मुझे किसी से मदद लेनी पड़ेगी। कोचिंग उस मदद को पहुंचा देता है, इसलिए कोचिंग चलने लगती हैं। अच्छा अंकित सर, एक मैं वेबसाइट पर आपके बारे में पढ़ रहा था, उसमें जिक्र था कि आपका एक सपना है कि मैं गांव के या शहर के बच्चों के लिए 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रखकर, जो बाकी कोचिंगों मुकाबले जो लाखों करोड़ रुपए फीस वसूल रहे हैं, मैं 200 रुपये रजिस्ट्रेशन लूँगा और बच्चों को पढ़ाऊँगा। तो ये सपना कब साकार होने वाला है? मैं इस सपने के माध्यम से ऑलरेडी 3 बैचेस RAS के निकाल चुका हूँ। अच्छा। और मैं उन्हें ऑफलाइन बुलाकर, पढ़ाकर और उन्हें तैयारी कराकर छोड़ चुका हूँ। तो ये तो बाकी कोचिंगों के मुकाबले बड़े अब होती है चैलेंजेस की बात। तो जब मैं इस बात पर उतरा ना कि मैं 200 रुपये में ये काम करूँगा, आप यकीन मानिएगा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए धन नहीं था। मैंने सपना तो देख लिया कि मैं 200 रुपये में ये काम करूँगा। चुनौती जब आई तो RAS का सिलेबस खत्म कराने में आप अगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो 6 से 8 महीने का समय लगता है। अब 6 से 8 महीने का समय अगर आप दे रहे हैं, आपको एक क्लासरूम चाहिए, टीचर को पैसा देने के लिए समय पैसा चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। मेरे पास जितने संसाधन थे मैंने इस काम को उससे करके देखा, और मैंने करके इस काम को इसलिए रोका क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर मेरी जेब में पैसे नहीं हैं तो मैं इस काम को बहुत सुलभ तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा एक काम के लिए मैं जो समाज में, क्योंकि उसी साल में सेलेक्ट हुआ था
और सिलेक्शन पाया था तो मेरा समाज को लौटाने का कुछ निर्णय था कि मैं समाज को कुछ लौटाऊंगा। तो उस लौटाने की क्रोनोलॉजी में मैंने ये काम कर दिया था। लेकिन अब जब सवाल आता है कि ये वाला काम दोबारा कब होगा, तो चूंकि अब मैं ऑनलाइन पर बहुत अच्छे से ये काम कर पा रहा हूँ, तो हमारा कंटेंट ऑलरेडी इतनी ही नॉमिनल कीमत में है। हमारे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज 999 में हैं। मतलब आप मोबाइल का रिचार्ज जो जियो का कराते हैं वो 650-700 रुपये का होता है। उससे बेहतर में मेरा कंटेंट जिससे आपका जीवन सुधरेगा वो मात्र 1000 रुपये के आसपास का, 1500 रुपये के आसपास का होता है। तो कंटेंट के माध्यम से हमने बहुत आसान और बहुत सस्ते में साधन उपलब्ध करा दिए हैं। लेकिन इसे भी और कम करते करते बिल्कुल शून्य के समकक्ष ले जाने का मेरा प्लान है। वो तब संभव होगा जब मेरे पास संसाधनों के साथ मैं परिपूर्ण रहूँगा, और ईश्वर ने चाहा तो एक समय आएगा जब मैं पूरी तरह से एजुकेशन को फ्री कर दूंगा। अच्छा अंकित सर, सरकारी पूरा सिस्टम काम करता है, सरकारी स्कूलें हैं, सरकारी विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, आखिर उनमें क्या कमी रह रही है? क्योंकि टीचर भी अच्छे खासे होते हैं, सिलेक्टेड टीचर होते हैं, आखिर रुझान प्राइवेट की ओर क्यों बढ़ रहा है? क्या तो या तो वहाँ शिक्षा अच्छी मिल रही है या फिर सरकारी स्कूलों में शिक्षा अच्छी नहीं मिल रही है? आप खादी की शर्ट पहने हुए हैं, किसी ब्रांड की शर्ट पहने हुए हैं? ब्रांड की। अब इसको ऐसे समझिए, हमारे देश में खादी भी है, हथकरघा भी है, घर में बनने वाले वो कपड़े भी हैं जो आसानी से बुने और गढ़े जा सकते हैं। आपने ये पहना हुआ है, जैकेट पहना हुआ है, मैंने ये पहना हुआ है। मेरी माताजी बहुत अच्छे स्वेटर बुना करती थी। अच्छा। आपकी माताजी या आपके परिवार में भी कोई बहुत अच्छे स्वेटर बनाता रहा होगा, लेकिन हम उनको पहनना फैशन में नहीं मानते। और उसके स्थान पर हम ये जो रेडीमेड्स कपड़े आए इनको, क्योंकि सब लोग ऐसा कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि समाज के हम उन ट्रेंड्स को कॉपी कर लेते हैं जो लोग कर रहे हैं। प्रभावित होने की व्यक्ति की एक नेचर रही है। लेकिन जैसे जैसे आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, आपको समझ में आता है कि नहीं, आपका अपना भी एक इंडिविजुअल अस्तित्व है और आप उसकी प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें तो बेहतर होगा। आगे चलते चलते हो सकता है कि आने वाला समाज भी इस दिशा में आगे बढ़े। सिमिलरली जब एजुकेशन की बात आती है, तो एजुकेशन में सबकी भेड़ चाल है कि अच्छे लोगों के बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, पैसे वाले के बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, तो हम अपने बच्चे प्राइवेट में क्यों ना पढ़ाएं। अब मैं अपना उदाहरण लेता हूं। मैंने बचपन से लेकर के IIT तक की पढ़ाई सरकारी में की, बिल्कुल सर, लेकिन अपने बच्चे प्राइवेट में पढ़ा रहा हूं। अब ये कहने का अर्थ अपने आप में बड़ा ही हास्यास्पद है कि आज आप जो बने वो सरकारी से पढ़ के बन लिए, आपके बच्चे ऐसा क्या पा जाएंगे? तो फिर जिस समाज के आप हिस्से हैं ना, आप उस समाज से ही प्रभावित होकर तो कभी सरकारी नौकरी ज्वाइन किए थे। तो समाज हम पर एक गहरा असर डालता है। उस समाज की वजह से आज पूरा बदला हुआ है। आज आप अच्छा एक बात बताइए ना, अपन यही कपड़े क्यों पहन के बैठे हैं? धोती लुंगी क्यों नहीं पहन के बैठे हैं? मैंने टर्बन क्यों नहीं लगा रखी है? मैंने क्लीन शेव क्यों कर रखी? समाज इस तरह से लोगों को आइडियलाइज कर चुका है। जिस दिन हम में ये विश्वास आ जाएगा कि मैं अपनी राह चल सकता हूं, अपनी पहचान बना सकता हूं, तो आप उस राह चल पड़ेंगे। तो समाज का एक बहुत बड़ा टैबू है प्राइवेट एजुकेशन के साथ। दूसरा एक ये भी है कि प्राइवेट वाले जो सरकारी चीज़ें नहीं दे पा रही हैं उनको भी दे देते हैं। अच्छा, उसके पीछे का कारण ये नहीं है कि सरकारी लोगों के पास टैलेंट नहीं है। सरकारी चीज़ें एक लिमिटेशन के दायरे में होती हैं, संसाधनों के प्रोपोर्शनेट में होती हैं कि अगर आपको ये करना है तो पूरे राज्य में करना है। उदाहरण के लिए आज राज्य सरकार ये तय कर ले कि इस बच्चे को एक स्वेटर देना है हमें, तो एक बच्चे को दे दे तो काम चल जाए। लेकिन देश की तो राज्य की तो आबादी है ना जनाब, एक स्वेटर भी करोड़ों रुपए का सरकार को पड़ेगा। तो इसलिए संसाधनों का विकास सरकार को बजट से देख के करना होता है। प्राइवेट स्कूल में क्या है, अपने स्कूल के अंदर 1500 बच्चे हैं, उनके लिए एक नई किताब इंट्रोड्यूस करनी है, तुरंत हो जाएगी, ले आएंगे तुरंत। तुरंत हो जाएगी। अच्छा अंकित सर, एक वर्बली तौर पे सवाल मैं ऐसे ही पूछना चाह रहा था। लोग ये पूछ रहे थे कि पूछना एक बार, अब वो सवाल आपको कैसा लगेगा? आप एजुकेशन में काफ़ी लंबे समय से हैं, मैं जब से देखता आ रहा हूँ 2010 से लेकर आज 2025 हो गया है। आप सरकारी अधिकारी बन गए हैं, वापस अब यूट्यूब की दुनिया में लौटे, तो आपकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। अगर सरकार की तरफ से ऑफर आए कि अंकित जी चुनाव लड़िए तो हम आपको शिक्षा मंत्री बनवा देंगे, तो क्या फैसले होंगे राजस्थान के अंदर कि अंकित जी सबसे पहले ही फैसला करेंगे कि छात्रों के लिए, युवाओं के लिए? पहला तो राजनीति पे मैं आंसर दे देता हूँ। मैं अपने आप को राजनीति के लिए फिलहाल उपयुक्त नहीं समझता हूँ। मेरी नज़र में राजनीति एक फुल टाइम काम है, और दूसरा उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो ना तो मैं अभी इतनी मेहनत के मूड में हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ी मेहनत का काम है। मैं राजनेताओं को बहुत करीब से देखता हूँ, और बाय गॉड ग्रेस मुझे बहुत अच्छे अच्छे राजनेताओं के संपर्क में रहने का भी समय मिला। मैंने देखा कि उनका समय बहुत ज़्यादा जनसेवा में निकलता है और बहुत मेहनत करते हैं। अभी मेरी चूँकि पारिवारिक दायित्व, बच्चे छोटे हैं और सब कुछ है, तो राजनीति थॉट में भी नहीं आता है, क्योंकि
मैं नहीं कर सकता। अगर सरकार आपको बोले कि नहीं करिए। सर, मैं अगेन इस बात को इसलिए बोल रहा हूं, सरकार बोले तो भी अल्टीमेटली आप डिजर्व कब करेंगे, जब आप उपलब्ध होंगे। बिल्कुल। देखिए राजनीति है ना, एक फुल टाइम काम है। आपकी नौकरी, मेरी नौकरी, या जो हम काम कर रहे हैं, इसमें आप समय बंद कर सकते हैं कि भाई मैं 10 बजे स्टूडियो घुसूंगा, 6 बजे बाहर निकल जाऊंगा। राजनेता के जीवन में ऐसा नहीं होता है। आपको रात 12 बजे भी जाना है तो सुबह 4 बजे भी जाना है। मैं अपने आप को अभी उसके लिए फिट नहीं पाता हूं। मेरी राजनेताओं के प्रति बहुत सम्मान की भाव है। अब लेकिन बचपन में एक निबंध लिखते थे अपन कि इफ यू वर, अगर आप ये होते तो क्या करते। तो देखिए मैं उस फ्रेज में जाकर के अगर एक लाइन बोलूं कि अगर मैं शिक्षा मंत्री होता तो क्या होता, मैं शिक्षा मंत्री से बेहतर एक अच्छा विदेश मंत्री बनना चाहता। मैं शिक्षा मंत्री से बेहतर, क्योंकि शिक्षा हमारे देश में एक बहुत बड़े सामाजिक परिदृश्य के साथ साथ नेशनल लेवल पर की जाने वाली विषय वस्तु है। राज्य के अंदर शिक्षा का इतना महत्व जैसे दिल्ली ने करके दिखाया, वैसे अगर करना हो तो राजस्थान में बहुत सारा स्कोप है। राज्य के अंदर शिक्षा मंत्री बनना निश्चित ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी की चीज होती है कि साहब आप शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन राज्य के शिक्षा के विकास में ये निकाल के लाना कि किस क्षेत्र की आवश्यकता क्या है और उसके हिसाब से रोजगारोन्मुखी एजुकेशन लेकर आना, ये शिक्षा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आज आप ये माइक पकड़ के खड़े हैं, आपको लगता है कि हर चौथा आदमी या दूसरा आदमी भी ये काम कर सकता है? आप अपने अनुभव से बताइएगा। कैमरे के पीछे जो खड़ा है ना, उसको तो लगता है अरे क्या है माइक पकड़ना। आपने तब से इस एंगल से इसे नहीं हटाया क्योंकि आपको पता है हल्का सा एंगल गया और आवाज चली जाएगी। और कोई होता तो शायद वो आगे पीछे करता, ऊपर नीचे करता। आपका कैमरा पर्सन तब से रॉक स्टडी खड़ा है। हर आदमी इतना काम भी नहीं जान पा रहा है सर। ये इस काम की आवश्यकता थी। मैं कंटेंट के लिए, क्रिएशन के लिए जब अच्छे कंटेंट राइटर्स की तलाश करता हूं, मुझे वो लोग नहीं मिलते हैं। MS ऑफिस, MS एक्सेल जानने वाले लोग नहीं मिलते हैं, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट के नाम पर हम सोचते हैं कि प्रधानमंत्री चलाएंगे स्किल इंडिया तो ही देश का भला होगा। नहीं सर, आपको रोजगारोन्मुखी तरीके से आपको बोला जाए कि कल को आपको आवश्यकता हो कि साहब मुझे 2 कैमरा पर्सन चाहिए, तो आपको स्कूल से निकाल कर दे दिया जाए कि हाँ साहब यहाँ पे 2 लड़के कैमरे का ही अभ्यास कर रहे हैं। यानी विदेशों में क्या होता है ना, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ बाहर किस तरह से पढ़ाई की जाती है। वहाँ ये प्रतिबंध ही नहीं। आप स्कैंडिनेवियन कंट्री जाएंगे तो वहाँ स्कूल भेजना मैंडेटरी नहीं है। अपने बच्चे को जैसे अपन शुरुआत में उठा के LKG UKG करा दिए, वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। स्टार्टिंग के 5वीं 6वीं क्लास तक तो स्कूल ही नहीं जाना है आपको। आप विकसित होइए, मानसिक रूप से विकसित होइए, दुनिया घूमिए, देखिए समाज में जो घटित हो रहा है देखिए। अब आपको लग गया कि यार मुझे ना कैमरामैन बनना है, या मुझे एंकर बनना है, या मुझे राइटर बनना है, तो केवल उसी की पढ़ाई करिए ना। बिल्कुल सही बात है। मुझे अगर आवश्यक है, जैसे मान लीजिए आपको एक एक्सपोजर दिया जाए, सारी दुनिया दिखाई जाए पहले ढंग से, मुझे क्यों आवश्यकता? चलिए मुझे बताइए ना, मुझे मैथ क्यों पढ़नी? मुझे तो एंकर बनना है, जिसमें इंटरेस्ट हो वो करें। खत्म बात। मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे जबरदस्ती यार तुम संस्कृत हिंदी ये क्यों पढ़ा रहे हो? इंटरेस्ट होगा तो दे देना ना, मैं पढ़ लूंगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मुझे राजनेता बनना है, मुझे संविधान पढ़ाओ ना भाई। मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है, मुझे देश के बारे में बात करनी है, मुझे वो पढ़ाओ। तो एजुकेशन के अंदर जरूरत के आधार पर एजुकेशन विकसित की जाए। यदि ये वाला प्रोसेस शुरू हो जाए, हालांकि ये बहुत बड़ा नवाचार है, अगर ये होता है तो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा वो लेकर के आएगा। हर धंधे के अंदर लोग मिलेंगे। आज असल मुद्दा ये है सर कि आपको टैलेंट काम करने के लिए मिल ही नहीं रहा। मैं साइंस बैकग्राउंड का बंदा होकर के न्यूज पढ़ रहा हूं। आपका बैकग्राउंड भी बता ही दो। साइंस का ही था। साइंस का था, आप मुझे न्यूज सुन रहे हो। डेफिनेटली कैमरे पर्सन के साथ भी, हमारे भाई के साथ भी ऐसा हो रहा होगा। तो यार मैं ये मानता हूं कि हमें आवश्यकता है स्किल्ड लोग जो है ना वो प्रोफेशन में आए। अंकित सर, आपके पास समय बहुत कम है, पर हमारे पास सवाल बहुत हैं, तो कम समय पर और बाकी और सवाल लेंगे। अच्छा, अभी अपने भारत देश में बड़ा आयोजन चल रहा है, 144 साल बाद आया है। इस महाकुंभ को अंकित अवस्थी सर कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके की सदन में 2 दिन से चर्चा चल रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, एक बड़ी जंग छेड़ दी है उस हादसे के बाद। अंकित अवस्थी सर, इस महाकुंभ को किस तरह देख पा रहे हैं? देखिए सर, 144 साल बाद का ये जो भव्य आयोजन है, तो मेरा सादुर्भाव है राज्य सरकार को, जिसने इतना भव्य विराट आयोजन किया। जिस राज्य की आबादी से जस्ट 1.5 गुना आबादी को पानी में डुबकी लगवाने का प्रायोजन था, तो ये बड़ा आयोजन था और इसके लिए प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ज़्यादा सराहना की पात्र है और उनका बहुत अभिनंदन होना चाहिए। लेकिन सर, जब आप कोई बड़ा आयोजन करते हैं और उस आयोजन के साथ जब आप आयोजन का क्रेडिट ले रहे होते हैं,
कि भाई मैंने ये आयोजन किया और मैंने क्रेडिट लिया, तो क्रेडिट के साथ साथ अगर कुछ गलत भी होता है ना, तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी होती है सर। अच्छा। मतलब ये नहीं हो सकता कि अच्छा मेरा अच्छा। और बुरा हो गया तो आपका। अगर इस कहानी में 40 करोड़ लोग बार बार बोले जा रहे हैं कि 40 करोड़ ने डुबकी लगाई, तो 40 लोग मर गए ना, इसकी जिम्मेदारी भी सर आपकी है। पर सर आप ये हाँ। देखिए, एक अमेरिका की जनसंख्या 40 करोड़ है, एक जिले में 40 करोड़ पहुंच रहे हैं। बात विवाद उस चीज में हो रहा है कि इतनी जनसंख्या, इतनी संख्या वहां मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, पर सरकार बोल रही थी कि 100 करोड़ लोग हम मैनेज कर लेंगे, जो देश की 75% आबादी है। मैं वही बोल रहा हूं कि इसका मतलब आपने पूरी तरह प्लानिंग की थी, आप ही ने विश्वास दिया ना। आज मैं मेरे पेरेंट्स को कुंभ में डुबकी लगाने भेज रहा हूं, तो इसके लिए मुझे राज्य सरकार ने भरोसा दिया ना कि आप आइए, हमने तैयारियां कर रखी हैं, मैं आपके घर खाना खाने आऊं, और आप मुझे पहले से आश्वस्त करके सर आप आइए खाना खाने, हमने इंतजाम किया हुआ है, और मैं वहां जाऊं और आप मुझे कहें कि सर सॉरी खाना खत्म हो गया, तो मेरा नाराजगी इस बात पर नहीं होगी कि आपने मुझे इनवाइट क्यों किया था। नाराजगी होगी यार आपने इनवाइट किया था तो व्यवस्था करते ना यार, मतलब मैं बहुत मन से आया था यार आपके पास। एग्जैक्टली वो हुआ। घर से निकलकर जब व्यक्ति वहां गया, जिन्होंने अपनों को खोया, उनकी नाराजगी इस बात पे है कि सर आपने बुलाया था। अब आप कहेंगे कि नहीं 144 साल का आयोजन था, आपको आना ही था, तो ठीक है, तो फिर क्रेडिट मत लीजिए। फिर ये मत कीजिए ना कि हम ये आयोजन कर रहे हैं या राज्य सरकार ये आयोजन कर रही है। जैसे होता आ रहा है वैसे होने दीजिए। पहले कभी राज्य सरकारें थोड़ी होती थी, ये तो सनातन काल से चला आ रहा है। अच्छा, एक और सवाल लेंगे क्योंकि कुंभ से जुड़ा हुआ है, चर्चा उसी की भी होनी चाहिए। सनातन है क्या? लोग उसके ऊपर हमले करते हैं, धर्म को लेकर बातचीत करते हैं, पर एक अंकित अवस्थी सनातन को किस तरीके से परिभाषित करेंगे? मैं जितना समझ पाया हूं, क्योंकि मेरी अभी धर्म की शिक्षा बाकी है, मैं धर्म उतना ही पढ़ पाया हूं जितना मुझे पारंपरिक रूप से घर के अंदर बताया सिखाया गया। और मैं भी जब संतों के पास गया हूं, तब मेरा भी पहला प्रश्न यही रहा, सनातन क्या है, हिंदू धर्म क्या है। मेरी एक खुद की भी जिज्ञासा है। मैं जितना समझ पाया हूं उतना मैं जवाब देने का प्रयास करता हूं। मुझे लगता है कि जो भी शाश्वत है, इटर्नल है, जिसको आप मिटा नहीं सकते, वो सनातन है। शाश्वत क्या है? सूरज का निकलना, चांद का निकलना, तारों का होना, वायु का होना, प्राणवायु का होना, मेरे अंदर आत्मा का होना, ये सब शाश्वत है। शाश्वत है तो सनातन है। सनातन जीवन की एक शैली है। हम सत्य बोलें, नैतिकता के साथ रहें, ये सनातन है। इसमें आप सबसे ऊपर उठ जाते हैं। आप इस दायरे में नहीं बंधते कि आप भगवान विष्णु को मानते हैं या भगवान शिव को मानते हैं। आप प्रकृति को मानते हैं, आप आत्मा को मानते हैं। आप मानते हैं कि आत्मा मुझ में भी है, आप में भी है, चिड़िया में भी है, चींटी में भी है। ये सनातन है। आप मानते हैं कि हम सब सूरज के सामने वो भरे हुए पानी के घड़े हैं जिनमें पानी है। अब सूरज का प्रतिबिंब उनमें दिखाई दे रहा है। वो घड़ा छोटा है तो छोटा प्रतिबिंब है, वो समुंदर जैसा है तो बड़ा प्रतिबिंब है। हम सब ईश्वर के अंश हैं। ये मेरा सनातन है। मैं इतना सनातन के बारे में समझ पाया हूं, और जब मैं ये समझ पाता हूं तो मैं खुद में भी आपको पाता हूं और आप में भी खुद को पाता हूं। ये मेरा सत्य है। बहुत बढ़िया। महाकुंभ में IITian बाबा बड़े फेमस हुए। कई लोगों ने उनके इंटरव्यू भी किए, आपने भी सुने होंगे। कई ऐसी लोग हैं जो उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उनके नेचर को लेकर, उनके हावभाव को लेकर, और कुछ इंटरव्यू देखा भी जा रहा है कि वो अपने रंग ढंग बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आपने भी IIT में पढ़ाई की है, वहाँ बच्चों को पढ़ाए भी हैं, तो आप कैसे देख पा रहे हैं कि IIT से एक लड़का सनातन की ओर बढ़ा है और साधु के वेश में आया है? पहले तो इस बात पर कि मैं IITians को इस रूप में देखकर कैसा मानता हूं, तो निश्चित ही मैं मानता हूं कि ये IITians ही कर सकते हैं। ये तो मेरा IITians के प्रति आस्था है, क्योंकि जब मैं खुद को IITian समझता हूं तो मुझे समझ में आता है कि मुझे मेरी IIT ने वो विश्वास दिया कि अंकित अवस्थी, तुम टीचिंग भी कर सकते हो, तुम कैमरे के सामने भी हो सकते हो, तुम अच्छा लिख भी सकते हो, तुम अच्छा बोल भी सकते हो, और अगर कुछ काम और करने की आवश्यकता पड़ी तो तुम वो भी कर लोगे। IIT आपको इतना एक्सपोजर देता है कि आपके अंदर का ये डर खत्म हो जाता है कि आप अभी देखिए, हाल ही में बहुत अच्छे जैसे TVF नाम से एक YouTube चैनल चल रहा है, अब तो प्रोडक्शन हाउस बन चुका है, उसके बहुत से कलाकार IITian हैं। बहुत सारे राइटर्स आज के समय पे IITians हैं। IITians बहुत अच्छे टीचर्स हैं। IITians बहुत सारे मैं कहूँ कि कंसल्टेंसी में हैं। तो IITians बहुत सारी विधाओं में पारंगत हो जाते हैं, बिकॉज उन्हें संघर्ष करना आ जाता है,
उनको पता चल जाता है कि लास्ट मोमेंट पर क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करना है। तो पहला तो ये कि वो IITian होकर ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि IIT के बहुत से बच्चे आध्यात्म में बहुत गहराई तक रुचि रखते हैं। ये तो पहला पक्ष हुआ। अब दूसरा, उनको मैं कैसे देखता हूँ। देखिए, जब फर्स्ट टाइम मैंने उनका वीडियो देखा, वो वीडियो मेरी नज़रें भी रोक गया। मैंने भी उस वीडियो को देखा और मैं खुद बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि वो व्यक्ति था जो साइंस को अध्यात्म से जोड़ रहा था अपने तरीके से। अच्छा। पहली नज़र इस बात पर थी कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त तो नहीं है। दूसरे ही पल जब उनकी बात की गहराई को समझा, उनके नाखूनों के पीछे का विचार समझा, तो मैं बहुत प्रभावित भी हुआ और मैंने माना कि इनका जो थॉट प्रोसेस है वो इटर्नल है, अंदर से आया हुआ है। वो जानना वाकई में चाहते हैं कि ईश्वर है क्या। उस खोज में वो जहाँ तक पहुँचे हैं उनका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि असल मायने में हिंदुस्तान यही तो है कि आपके और मेरे दोनों के मत का स्वागत है, यही हिंदुस्तान है। तो बीइंग दैट पर्सन, अभय सिंह, अगर मैं सही हूँ तो मैं उनकी बहुत मतलब इस बात की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने अपने मन के अंदर जो सवाल थे उनकी खोज में ये काम किया, वो बहुत बेहतर है। अब दूसरा जो आपने आर्ग्यूमेंट रखा कि उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है, देखिए सर, हमारे देश में भगवानों को भी क्रिटिसिज्म से नहीं छोड़ा गया है, है ना। तो क्रिटिसिज्म, आप समाज का अगर हिस्सा हैं, समाज का अगर अंग है, तो आपको जब प्रशंसा मिलती है तो ये नेचर है जो चीज़ों को मैनेज करके चलती है। इक्वालिटी है, मतलब एक तरह से बैलेंस का नियम है ये कि आप अगर प्लस में हैं तो आपको माइनस की चीज़ें भी आएंगी जो आपको बराबर रखेंगी। तो टेक्निकली एक्शन का रिएक्शन है, प्रशंसा है तो प्रतिक्रिया है, तो वो उनके खिलाफ प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। जहाँ तक मेरा सवाल है, अब तक जितना भी मैंने उनके बारे में देखा और सुना है, मैं उनकी बहुत सी बातों से वास्ता रखता हूँ कि हाँ, वो जिस थॉट में है, वो साइंस को अध्यात्म से जोड़ने का जो नज़रिया दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, लोगों को वो देखने का मन कर रहा है। संसदन के अंदर या विधानसभा के अंदर जिस तरीके के नेताओं की भाषा बन गई है, इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या देश में कितना प्रभाव डाल रही है? सर, एक कहावत होती थी पहले, यत्र राजा तत्र प्रजा। लोकतंत्र में थोड़ा उल्टा होता है, यत्र प्रजा तत्र राजा। अब नेता क्या हैं? हम में से निकले हुए लोग हैं। प्रशासन क्या है? हम में से निकला हुआ लोग है। अगर हम अपने मूल्यों में, सामाजिक मूल्यों में ये डाल दें कि हम बड़ों का सम्मान करेंगे, छोटों को प्यार देंगे, अपना व्यक्तित्व ऐसा विकसित करेंगे कि महिलाएं हमारे साथ सुरक्षित महसूस होंगी, तो ऐसा ही नज़रिया हमें समाज में भी देखने को मिल ही जाएगा, नेताओं में भी देखने को मिल जाएगा। मूल्यों की आवश्यकता समाज में विकसित करने की है, हमारा पूरा की पूरा परिदृश्य बदल जाएगा सर। बिल्कुल। ये हमारे साथ थे अंकित अवस्थी सर, जो अपने अंदाज और बेबाक आवाज़ के लिए जाने जाते हैं, शिक्षाविद है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर इनके कई वीडियोस देखा जाते हैं। आज हम जिन मुद्दों को लेकर बात करने आए थे वो कुंभ था, लोकसभा थी, जिस तरीके से माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमने खुलकर बात की। सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और आपके सभी दर्शकों को भी और सारे सब्सक्राइबर्स को भी, इन्हें आप अपना भरपूर प्यार दें। आप बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।